ओम सभी को। कैसे हैं आप सभी? चलिए आसन प्राणायाम की क्लास अभ्यास शुरू करते हैं। आसन प्राणायाम का जो सबसे सही समय है वो सुबह ही सुबह है। सुबह सुबह खाली पेट आसन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यदि सुबह ही सुबह आपके पास समय नहीं है, कोई समस्या है, या आप रात में ड्यूटी करते हैं, सुबह को आपको टाइम नहीं मिलता, तो शाम के समय भी आप खाना खाने के, दोपहर का खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद आप आसन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। जब आपका पूरा पेट खाली हो जाए, हल्का हो जाए, तब आप आसन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। भरे पेट कभी भी आसन प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आसन प्राणायाम हमेशा अपनी क्षमता और शक्ति के हिसाब से करना चाहिए। कुछ लोग बहुत तेज़ी से कर देते हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से नहीं करते हैं, तो उनको समस्याएं हो जाती हैं। शरीर में जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति के साथ आप अभ्यास करें, बहुत ज़्यादा शक्ति ना लगाएं। ठीक है? अभ्यास कराते रहते हैं और आप भी सामने वाले को देख देख कर अभ्यास करते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी आप अभ्यास करें तो आप देखें, जो भी आसन है उसकी गति है, उसको अपनी क्षमता के हिसाब से ही घटाना बढ़ाना। ठीक है? सामने वाले की, हो सकता है कि सामने वाले की क्षमता अधिक हो, आपकी क्षमता कम है, आप उसके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप बस ये ध्यान रखें कि जो भी कराया जा रहा है उसे अपनी क्षमता के अनुसार करें। ठीक है? तो आसन प्राणायाम करने से पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अपने मन और मस्तिष्क को आसन प्राणायाम के लिए तैयार करेंगे। तो 3 बार ओम का उच्चारण। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को इसमें रखकर आप रख के हाथ पूरा रखें। आसन प्राणायाम करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम का हम अभ्यास करेंगे। इससे पहले आप यदि योग आसन प्राणायाम का अभ्यास आप सुबह सुबह टहल कर करेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा लाभकारी होगा आसन और प्राणायाम का अभ्यास। तो सबसे पहले अपने पैरों को सामने खोल लीजिए इस तरह से, और अपने टो से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले अपने टो को अप एंड डाउन करेंगे, सिर्फ ओनली टो को अप डाउन करना है। चलिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये सूक्ष्म व्यायाम है। जो बहुत लोग कमज़ोर हैं, बीमार हो गए हैं, बहुत कमजोरी आ गई है, उनके लिए तो सूक्ष्म व्यायाम ही व्यायाम है। या आपको हृदय की प्रॉब्लम है, कोई भी हार्ट डिसऑर्डर है आपको, उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम बड़े लाभकारी होते हैं। जिनको वेरिकोज वेन्स है उनके लिए बहुत लाभकारी होते हैं सूक्ष्म व्यायाम। हर सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास हमें कम से कम 10 बार जरूर करना चाहिए। आर्थराइटिस के लिए, वेरिकोज वेन्स के लिए, हृदय रोगियों के लिए, कमज़ोर व्यक्तियों के लिए, और जिनकी आयु बहुत अधिक हो गई है, 65, 70, 75, 80 साल के हो गए, इनकी क्षमता बहुत कम हो गई, बहुत ज़्यादा आसन नहीं कर सकते, तो वो सूक्ष्म व्यायाम करके ही प्राणायाम कर ले, तो उनके लिए योग लाभकारी है। चलिए घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। घुटने के लिए लाभकारी व्यायाम है। ऊपर आगे पीछे खींचे, अब ऊपर की ओर खींचे, नीचे की ओर खींचे, ऊपर की ओर खींचे, नीचे की ओर खींचे। करें 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप होल्ड करके भी कर सकते हैं। इस तरह से आगे रोका, फिर कुछ समय पीछे रोका। जिनको घुटनों में दर्द है तो कुछ समय करने के बाद थोड़ा सा होल्ड करना। इस तरह से लंबी गहरी सांसों के साथ भी आप अभ्यास कर सकते हैं। पंजे को आगे खींचा, सांस भर के, पंजों को पीछे खींचा, सांस बाहर निकाल दिया। इस तरह से अभ्यास करें। फिर घुटने के लिए अभ्यास, अपनी थाई को पकड़ेंगे, हैमस्ट्रिंग को, और आगे की तरफ चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पीछे 1। ये घुटने के लिए बड़ा ही लाभकारी व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, जिनके घुटनों में दिक्कत रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, गैप बढ़ गया है, गैप कम हो गया है, इस तरह से साइनोवियल फ्लूइड आपका कम हो गया है, घुटने रगड़ने लगे हैं, घिसने लगे हैं, दर्द थोड़ा सा चलते ही दर्द हो जाता है, इस तरह से घुमाएं। उनके लिए लाभकारी है ये घुटने का व्यायाम। इस तरह से घुमाएं। फिर दूसरी तरफ से इसी प्रकार दूसरे पैर से घुमाएंगे। आगे चलाएं पहले, पीछे से गोल गोल घुमाएं। चेंज दूसरी तरफ से, एक पैर को मोड़े इस तरह से। ये हिप जॉइंट के लिए, ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो उसमें भी लाभ करता है ये। दूसरे पैर से करेंगे इसी तरह से। योग तो आपको प्रतिदिन करना ही करना है, क्योंकि योग उन्हें ही लाभ करता है जो इसका अभ्यास निरंतर करते हैं। कुछ समय किया फिर छोड़ दिया, फिर कुछ समय किया फिर छोड़ दिया। जिस तरह से भोजन जरूरी है उसी तरह से रोजाना योग अभ्यास भी जरूरी है। 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे आपने योग करना है रोजाना। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं, ठीक है। तो उसी के अनुसार आपकी जैसी प्रकृति है उसी के अनुसार आपको भोजन ग्रहण करना है। यदि आपको कफ रोग है तो ठंडे भोज्य पदार्थ आपको नहीं लेने चाहिए। यदि आपको कफ संबंधित रोग है या आपको पित्त संबंधित रोग हैं तो आपको ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाले ऐसी वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए जो पित्तवर्धक हैं।
यदि आपको चेंज वात संबंधित रोग हैं तो जो भोज्य पदार्थ वात को बढ़ाते हैं वह भोज्य पदार्थ आपको नहीं लेने चाहिए। इधर आप योग करते रहेंगे, इधर आप अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो आपको योग इतना लाभकारी नहीं होगा। चलिए, तो वात वाले भोजन कौन से होते हैं? गोभी, फूल गोभी, भिंडी, राजमा, चावल, छोले, मीट, मछली, ऐसी चीज आप ना खाएं जो पचने में हार्ड होती है। इस तरह से अभ्यास करें। ये सूक्ष्म है। फिर थोड़ा सा कंधों का करें, फ्रोजन शोल्डर के लिए। जिनको कंधे में दर्द रहता है, कंधा जाम हो गया है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है कंधे को, कंधे का जो जोड़ होता है उसका नाम होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। चलिए, इस तरह से घुमाइए, धीरे धीरे आराम से अपनी क्षमता के हिसाब से घुमाना, बहुत तेजी से, बहुत कठोरता से योग नहीं करना है। अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए हमें योगाभ्यास को बढ़ाना है। अति सर्वत्र वर्जित, अति कभी नहीं होनी चाहिए। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। सांसों के लंबी गहरी सांसों के साथ भी कर सकते हैं। सांस छोड़ा, दाएं गए, सांस भरा, वापस आए, सांस छोड़ा, बाएं गए, सांस भरा, वापस आए, सांस छोड़ा, दाएं गए, सांस छोड़ा, वापस आए। ये इस तरह से भी आप अभ्यास कर सकते हैं। नॉर्मल सांस के साथ भी अभ्यास होना चाहिए। अपनी स्वेच्छानुसार आप लंबी गहरी सांसों के साथ भी अभ्यास कर सकते हैं और सामान्य सांस के साथ भी आप गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। आप गर्दन को ऊपर नीचे करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कान को कंधे से मिलाएंगे इस तरह से। तो ये आपका वार्म अप भी हो जाएगा और आपके जोड़ों के व्यायाम भी हो जाएंगे। इस तरह से कान को कंधे से मिलाएंगे। तो अभी सूक्ष्म व्यायाम हमारे हो गए हैं। तो समझ में आए सभी के सूक्ष्म व्यायाम? सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। क्या करने हैं? सूक्ष्म व्यायाम बिना किए आपको आसन नहीं करने हैं, ठीक है? और टहल के करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। यदि टहला नहीं जाता, जिसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है, घुटनों में दिक्कत हो, टहला नहीं जाता, तो सूक्ष्म व्यायाम अवश्य ही उनको करने चाहिए। इसके बाद आसनों की ओर चलते हैं। सबसे पहले मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। इस तरह से बैठ जाएंगे, ये मंडूकासन। दोनों हाथों को इस तरह से अंगूठा अंदर उंगली बाहर अपनी नाभि पर लगाएंगे, सांस छोड़कर आगे झुक जाएंगे। जिनको कमर दर्द रहता है वो आगे झुकने वाला कोई भी आसन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। पूरी कक्षा में ये ध्यान रखना है कि कमर में दर्द किसी भी तरीके का हो, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस हो, स्लिप डिस्क हो, बल्ज हो, या नॉर्मली कोई झटका आया हो, तब भी आप आगे झुकने वाला आसन नहीं करेंगे। चलिए, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। मंडूकासन
डायबिटीज के लिए विशेषकर लाभकारी आसन है। वापस आ जाए, फिर से करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसका अभ्यास नहीं करना है। यदि आपकी आर्टरी, तीनों आर्टरी ब्लॉक हैं, इसको करने से आपके हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है, तब इसका अभ्यास आप नहीं करेंगे। इसके बाद शशकासन। शशकासन कमर दर्द को छोड़कर बाकी सभी को कर लेना चाहिए। ये नज़ला, जुकाम, खांसी, साइनस, एलर्जी के लिए भी लाभकारी है। सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। वापस आ जाए। श्वसन रोगों में भी लाभ करता है, हृदय की मसाज करता है, उदर की मसाज करता है शशकासन। प्रोस्टेट के लिए भी लाभकारी है। उदर अंगों में कोई भी दिक्कत हो, गैस हो, एसिडिटी हो, सभी में लाभ करता है शशकासन। यदि आपके घुटनों में समस्या है तब आप शशकासन या वज्रासन नहीं करेंगे। अब दोनों पैरों को सामने खोल लें इस तरह से, और अपनी पिंडली को थोड़ा जमीन पर पटकें इस तरह से। अपनी आप पिंडली रोज जमीन में पटके, इससे आपका पेट है ना नरम हो जाता है। जब पेट में गैस होती है, एसिडिटी होती है, पेन होता है, यदि हम उस समय पेट को, अपनी पिंडलियों को दबा लें अच्छे से, तो हमारे पेट का दर्द, गैस है ना, वो खत्म हो जाती है और पेट नरम, मुलायम हो जाता है। पेट हमेशा हमारा नरम होना चाहिए। सर ठंडा और तलवे गर्म होने चाहिए। दोनों पैरों से एक साथ इस तरह से। अब करेंगे वक्रासन का अभ्यास। एक पैर को मोड़ ले इस तरह से। उधर के लिए, उधर संबंधित जितने भी रोग, किडनी हो, लीवर हो, किसी के लीवर की समस्या, हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, ब्लूरुबिन बढ़ा हुआ हो, पीलिया हो, कब्ज हो, एसिडिटी हो, अल्सर कोलाइटिस हो, सभी में लाभ करता है वक्रासन। पीछे देखें। जो इस प्रकार से नहीं कर सकते वो इस प्रकार से हाथ रख के तब आप पीछे अपने स्टोमक को ट्विस्ट कर सकते हैं। फिर वापस आ जाएं। दूसरी तरफ से अभ्यास करें। इस तरफ से पैर को मोड़ा, जो घुटना खड़ा है उसी हाथ को पीछे रखा। जो वो बहुत मोटे ताजे लोग हैं जिन पर इस तरह से नहीं होता, वो इस तरह से करें, और बाकी जो स्लिम ड्रीम है वो मेरे साथ करें इस तरह से। फिर वापस वक्रासन। कोई भी आसन करना कम से कम आपको 20 से 30 सेकंड आप उसमें जरूर रुकना चाहिए। स्थिर होकर, बिल्कुल मूर्ति के समान आपको आसन में स्थिर होकर बैठना चाहिए। और जो स्थिर होकर बैठते हैं वही आसन कहलाता है। जब तक आप गति में रहते हैं तब तक आसन नहीं, जब तक आप स्थिर हो जाते हैं इसी आसन में, स्थिर सुखम आसन, सुख पूर्वक आप स्थित हो जाते हैं, तभी से आसन का अभ्यास शुरू होता है। इस तरह से गोमुखासन सभी सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए लाभकारी है। आईसाइट को बढ़ाता है, उधर संबंधित रोगों में लाभ करता है, तनाव अवसाद को कम करता है। गोमुखासन इनफर्टिलिटी हो, इंडाइजेशन हो, सभी के लिए लाभ करता है गोमुखासन। वापस आ जाएं, दूसरी तरफ से अभ्यास करें। जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर से, जो घुटना नीचे है वो हाथ नीचे से पकड़ के रखें। फिर वापस आ जाए। दोनों पैर सामने को खोल लें,
और थोड़ा चक्की चालन का अभ्यास करें। जिनको कमर दर्द है वो आगे ना झुकें, ध्यान रखना, कमर दर्द वाले आगे ना झुकें, इस तरह से। दूसरी तरफ से ये मोटापे को भी बहुत कम करता है चक्की चालन, कब्ज कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, शुगर के लिए लाभकारी है, जिनको लीवर की किडनी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे प्यार से करें, वो ज़्यादा ना थकना। इसके बाद दोनों पैरों को खोल लें इस तरह से, दोनों पैरों को खोलकर अपने पंजे को छुएं इस तरह से। अपनी नाक को घुटने तक भी लेकर जा सकते हैं इस तरह से। कमर दर्द वाले ना करें, ये जो आपका पेट निकला हुआ है उसको कम कर देता है, ये कब्ज कॉन्स्टिपेशन को दूर कर देता है, शुगर के लिए, पैनक्रियाज के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए लाभकारी है। फिर कुछ समय बाद आप इसमें इस तरह से अपनी नाक को जितना हो सकता है घुटने के पास लेके जाएं और रोक कर रखें। फिर दूसरी तरफ जहां तक भी ले जा सकते हैं अपनी नासिका, वापस इस तरह से। अभी सब लेट जाएंगे, चल रहा है ठीक? हाँ चल रहा है। चलिए लेट जाइए सभी और करेंगे मकर आसन का अभ्यास। उधर रागों में तो लाभ करता ही करता है मकर आसन। आपके कोई समस्या हो कमर में, बैक पेन के लिए लाभकारी आसन है मकर आसन। धीरे धीरे सांस भरते हुए पैर को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। उधर रोगों में सूक्ष्म प्रभाव डालता है, लेकिन कमर के लिए रामबाण आसन है। तनाव अवसाद को भी दूर करता है। एंजाइटी हो, हेडेक हो, माइग्रेन पेन हो, सीजोफीनिया हो, ओसीडी हो, सबके लिए लाभकारी है। और बैक पेन के लिए रामबाण आसन है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, HLA-B27 पॉजिटिव हो, स्लिप डिस्क हो, सियाटिका हो, बल्ज हो, कमर में किसी भी प्रकार से आपको दर्द रहता है, उन सब के लिए लाभकारी है। दोनों पैरों से एक साथ सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। अपनी क्षमता के हिसाब से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 बार करना, उससे अधिक अपनी क्षमता के हिसाब से आप इसको बढ़ाना। फिर भुजंगासन करेंगे, दोनों हाथ इस तरह से। भुजंगासन आपकी थायराइड के लिए भी लाभकारी है, कमर दर्द के लिए भी लाभकारी है, और निकले हुए मोटे पेट को भी कम करता है, जिनका पेट निकल जाता है ओबेसिटी के लिए। वापस किडनी के लिए, लीवर के लिए, प्रोस्टेट के लिए लाभकारी है। इनफर्टिलिटी में भी लाभ करता है, जिनको संतान उत्पत्ति की समस्या है उनके लिए लाभकारी है। जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं उनके लिए लाभकारी है। फिलिपींस ट्यूब ब्लॉक है, PCOS है, PCOD है, आई साइड को भी बढ़ाता है भुजंगासन। बच्चों के लिए बड़ा ही लाभकारी आसन है, लंबाई को भी बढ़ाता है भुजंगासन। वापस अब दोनों हाथ थाई के नीचे रख लें, एक पैर को उठाएं और रोक के रखें। शलभ आसन।
लोअर बैक पेन के लिए, महिलाओं की थाई भारी हो जाती है उनके लिए लाभकारी है, हिप भारी हो जाते हैं उनके लिए लाभकारी है। फिर दूसरे पैर को उठाएं, हृदय रोग में भी लाभ करता है शलभासन, जिनको हृदय संबंधित रोग है। पैर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। वापस आए, फिर दूसरे पैर को उठाएं, फिर वापस आए, वापस। आप कमर के बल लेट जाएं, कमर के बल लेटे और करेंगे कंधरासन। इस तरह से अपने टखनों को पकड़ लें और सांस भर के अपने हिप्स को ऊपर उठाएं, इस तरह से। उधर संबंधित रोगों के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए लाभकारी आसन है। इनफर्टिलिटी के लिए भी लाभकारी आसन है। महिलाओं को इसका अभ्यास रोज करना चाहिए, कंधरासन। कमर दर्द में भी लाभ करता है। फिर से करें, 5 बार, 7 बार, 10 बार, 20 बार, जितना चाहे आप अपनी क्षमता के हिसाब से कंधरासन का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैरों को सीधा कर दें। करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को उठाएं धीरे धीरे ऊपर और रोक के रखें। अर्ध हलासन। जिनको वैरिकोज वेन्स है, महिला पूरे दिन अपने किचन में खड़ी रहती हैं, उनके पैरों की नसों के गुच्छे बन जाते हैं, उनके लिए लाभकारी है अर्ध हलासन। जो इस तरह से पैर को नहीं रख सकती, वो दीवार का सहारा लेकर इस तरह से अर्ध हलासन करें और अर्ध हलासन में इस तरह से पैरों को चलाएं। जिनको वैरिकोज वेन्स है, पैरों में सुन्नपन रहता है, झंझनाहट रहती है, इस तरह से, ये इस तरह से पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करें, इस तरह से करें। फिर वापस आ जाएं और करें पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में एक पैर को उठाएंगे, मोड़ेंगे। नाम से ही प्रतीत होता है पवन मुक्तासन वात को रिलीज करता है। किडनी की समस्या हो, लीवर की समस्या हो, सभी को इसका अभ्यास करना चाहिए। यदि आपकी कमर में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, तो गर्दन को ऊपर नहीं उठाना चाहिए, इस तरह से। यदि कमर में दर्द नहीं है तो अपनी नाक को घुटने से मिलाना है। फिर वापस आ जाए, दूसरे पैर से अभ्यास करें इस तरह से और नाक को मिला दें घुटने से। फिर से वापस आ जाए। दोनों पैरों से एक साथ करें। 3-3, 4-4 बार आप इसका अभ्यास करना। पवन मुक्तासन। वापस। आप है ना वीडियो को रोक दिया करो। जब बता रहे हैं कि हम एक बार कराते हैं, तो आप इसका 3-3 बार, 4-4 बार अभ्यास किया करो, तब आपको लाभ होगा। ठीक है, तो वहां पर रोक लिया करो अगला आसन शुरू होने से पहले, तब उसको 3-3 बार करके या जितना भी आप करना चाहते हो उतना करके फिर से आप ऑन कर लिया करो, इस तरह से। फिर करेंगे नौकासन। ये लीवर वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिनकी नाभि बार बार हटती रहती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है नौकासन। जिनको भूख कम लगती है, कब्ज रहता है, उनके लिए इस तरह से, ये इस तरह से। जिनको बालों की समस्या रहती है, आंखों की समस्या है, कान की समस्या, उनके लिए हलासन, पूर्ण हलासन उनको करना चाहिए। पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए इस तरह से ले जाते हुए और पैरों को पीछे मिला देंगे इस तरह से और ऐसे हाथ रखें, अर्ध हलासन। फिर वापस आएंगे और कुछ समय थोड़ा सा होल्ड करेंगे, शवासन में विश्राम करेंगे। कानों में सीटी बजती है, टाइनाइटिस है, आवाज कम आती है, आंखों की समस्या है, बालों की समस्या है, चेहरे पे झाइयाँ आ गई हैं,
उनके लिए लाभकारी होता है हलासन। तनाव अवसाद के लिए भी लाभकारी है, लेकिन कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तब हमें हलासन नहीं करना चाहिए। करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन भी बालों के लिए, जिनके बाल झड़ते हैं, सफ़ेद हो गए हैं, असमय वृद्धावस्था के लक्षणों को दूर करने के लिए सर्वांगासन। इस तरह से फिर वापस आ जाना है। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना भी ठहर सकते हैं ठहरे और वापस आ जाए। फिर कुछ समय आप विश्राम करें। वापस आ जाए। करेंगे उत्तान पादासन। एक पैर को उठाएं, रोक के रखेंगे। उत्तान पादासन सभी को करना चाहिए। कमर दर्द में भी लाभ करता है और उधर रोगों में भी लाभ करता है। उत्तान पादासन, जो रोज उत्तान पादासन करते हैं उनका पेट कभी खराब नहीं होता। आप देखेंगे छोटा बच्चा जो होता है वो अपने पैर उठाए रखता है जब तक जागता है और पैरों को चलाता रहता है। वो दूध की भी टाइट पोटी बना देता है। दूध पीकर वो मल को सख्त बना देता है, लेकिन हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। हम हार्ड सॉलिड चीज खा के भी, रोटी खा के भी उसको पतला कर देते हैं। तो ये उत्तान पादासन पेट के लिए बड़ा ही लाभकारी, जिनको अपच रहती है, कई बार करें। और जितनी देर आप रोक कर रख सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने पैर को 30 डिग्री पर होल्ड करें। देखेंगे आपकी अपच, आपकी गैस, आपका कब्ज दूर हो गया, भोजन आपका अच्छे से पचने लगा है। ये जो आपके उदर की मांसपेशियां उनको उत्तेजित करता है, आपकी स्टोमक मसल्स की फैसिलिटी को इंक्रीज करता है। वापस जो दोनों पैरों से कर सकते हैं दोनों पैरों से भी करें इस तरह से। फिर वापस आ जाए। दोनों हाथ साइड में खोल दें इस तरह से, दोनों पैरों को मोड़ लें और करें मरकट आसन। घुटने दाईं ओर कर दें, गर्दन बाईं ओर कर दें। फिर वापस आए दूसरी तरफ। फिर वापस आए। ये भी सभी को करना चाहिए। हार्ट, हृदय रोगों के लिए भी लाभकारी है ये, हार्ट डिसऑर्डर के लिए भी। चलिए दूसरी तरफ। फिर वापस आए, फिर दूसरी तरफ। फिर वापस आ जाए। दोनों पैरों को सीधा कर दें, हाथ नीचे करेंगे। 8-8, 10-10 बार आप इसका दोनों तरफ से अभ्यास करना। चलिए एक पैर को उठाएं, गोल गोल घुमाएं। पाद व्रतासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चैन दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यदि आप थक जाते हैं तो शव आसन में कुछ समय के लिए विश्राम कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट। शव आसन, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। दोनों हाथ जंघाओं के बगल में सीधे, जंघाओं से आधा फीट की दूरी पर। गर्दन को हल्का सा दाईं ओर या बाईं ओर झुका लें और अपनी सांसों पर अपने ध्यान को केंद्रित करें।
अपनी आती जाती सांसों को अनुभव करें, बढ़ी हुई हृदय गति को सामान्य होने दें। जब आपकी सांस सामान्य हो जाए, थकान में आराम आ जाए, फिर दोनों हाथ ऊपर उठाना, हथेली रगड़ना, आंखों पर रखना और आंखें खोल देना। फिर बाएं करवट का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएं और प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो भस्त्रिका कैसे करना है? आपको लंबा गहरा सांस लेना है, छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम जिनको एसिडिटी बहुत अधिक रहती है, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उनको जिनको पित्त की समस्या है, उनके लिए, जिनको हाई बीपी रहता है, उनको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। हृदय रोगियों को लंबी गहरी सांस के साथ अभ्यास नहीं करना चाहिए। 80% तक ही सांस लेना चाहिए और 80% ही सांस को छोड़ना चाहिए। तो बस जिनको हाई बीपी है, स्किन की समस्या है, पेट में जलन, एसिडिटी की समस्या है, तो वो बिल्कुल ना करें। चलिए बाकी सभी करेंगे। दोनों नासिकाओं से सांस को छाती में भरना है, पेट नहीं फुलाना है, ध्यान रखना। कफ संबंधित कोई भी रोग हो, नजला हो, जुकाम हो, खांसी हो, टीबी हो, चेस्ट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, सभी के लिए लाभकारी होता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जिनको किडनी की प्रॉब्लम, उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो तब बीपी हाई हो तो किडनी वाले तब इसका अभ्यास ना करें। प्राणायाम करते समय आपकी कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जो शक्तिशाली है, स्वस्थ है पूर्ण रूप से, मस्तिष्क संबंधित भी कोई रोग नहीं है, तो तेजी से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपका आई प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसको करने से आपके आंखों के सामने तिरमिरे आते हैं, आंखों के सामने अंधेरापन आता है, चक्कर आपको महसूस होते हैं, तो आप तेजी से इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। हेमोग्लोबिन आपका कम है, तब आप इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें, वरना कभी भी आपको चक्कर आ सकता है। चलिए करते जाएं धीरे धीरे। अगला अभ्यास कपालभाति प्राणायाम करेंगे। यदि आप प्राणायाम करते थक जाते हैं तो बीच बीच में आप शवासन का अभ्यास कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट। हर आसन के बाद भी आप शवासन का अभ्यास कर सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है, तो आप लगातार अभ्यास कर सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम करेंगे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हुए। कपालभाति षटकर्म की 6 क्रियाएं होती है, उन 6 क्रियाओं में से एक क्रिया है कपालभाति प्राणायाम, जो शरीर का शोधन करती है। जिनको कमर में दर्द रहता है, स्लिप डिस्क है, सियाटिका है, कमर में कोई भी बैक इश्यू है, तब आप कपालभाति प्राणायाम नहीं करना। जिनको लीवर में कैंसर हो जाता है,
आंतों में कैंसर हो जाता है। इसके करने से पेट में दुखन होती है, तो इसका अभ्यास नहीं करना है। पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर, बहुत ज्यादा पेट अंदर नहीं खींचना, सांस के साथ जितना पेट अंदर जाए उतना ही काफी है। अनावश्यक पेट को नहीं खींचना चाहिए। भरे पेट इसका अभ्यास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कपालभाति करते समय पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। सामान्य रोगों में 10 मिनट से आधे घंटे तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। असाध्य रोगों में आधे घंटे से 1 घंटे तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास हमें करना चाहिए। ये बॉडी क्लीनिंग का काम करता है। बॉडी को डिटॉक्स करता है कपालभाति प्राणायाम। शरीर में कहीं भी कैसी भी गांठ है, ब्रेन में चाहे ट्यूमर है, लीवर में गांठ हो, प्रोस्टेट में गांठ हो, यूरिन ट्रैक में गांठ हो, सभी को ठीक करता है। प्रोस्टेट के लिए रामबाण आसन प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। मोटापे के लिए लाभकारी है कपालभाति प्राणायाम। पथरी चाप को किडनी में है, गोल ब्लैडर में है, सबको ठीक करता है कपालभाति प्राणायाम। कैंसर, शुगर, मोटापा, लीवर सिरोसिस, सीजोफ्रीनिया, ओसीडी जैसी गंभीर बीमारियों को भी ठीक करता है कपालभाति प्राणायाम। करते जाएं, आंखें बंद, मन शांत, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। चेहरे पर ओज और तेज को बढ़ाता है। हमारे शरीर में सप्त धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और शुक्र के बाद अष्टवीं धातु, 8वीं धातु ओज, तेज बनता है। भोजन जब आप ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले रस बनता है, रस, फिर रक्त बनता है, रस से रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो संतान उत्पत्ति करता है। तब हम उस शुक्र की रक्षा करते हैं, अपने वीर्य को स्टोर करते हैं, तो फिर हमारे शरीर की शक्ति और तेज बढ़ता है। और जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे चेहरे पर, हमारे मस्तक पर अग्नि की भांति चमक उत्पन्न हो जाती है। हमारा चेहरा, हमारा मस्तक शीशे की भांति दमकने लगता है, चमकने लगता है। ऐसे में आगे वृद्धावस्था के लक्षण दूर हो जाते हैं, चेहरे की झाइयां दूर हो जाती हैं। कपालभाति प्राणायाम जब महिलाओं को पीरियड हो रहे हो तब कपालभाति प्राणायाम हमें नहीं करना चाहिए। 5 दिन पीरियड चलते हैं तो 6 दिन कपालभाति प्राणायाम ना करें। 4 दिन पीरियड चलते हैं तो 5 दिन कपालभाति प्राणायाम ना करें। 1 दिन जब आपके पीरियड बिल्कुल सही हो जाए तो 1 दिन छोड़कर अगले दिन से आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। प्राणायाम करने में, कपालभाति करने में यदि आपको कोई समस्या होती है तो किसी योग प्रशिक्षक से आप सलाह लें। या तो आप उसे गलत तरीके से कर रहे हैं या फिर वो आपको नहीं करना चाहिए, तो वो आपको बताएंगे कि ये आपको करना है या नहीं करना है या किस ढंग से करना। ठीक है, आप हमसे भी मोबाइल के माध्यम से पूछ सकते हैं किसी भी योग के बारे में या किसी भी आसन के बारे में कि कौन सा आसन करना चाहिए या करना नहीं चाहिए। यदि आपको रोग ठीक हो जाते हैं, ठीक आप हो ही जाएंगे। यदि आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप बीच बीच में हमसे सलाह भी ले सकते हैं। इसके बाद फिर
थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 मिनट तक लगातार अभ्यास करेंगे। अपने दाएं हाथ को उठाएं और दाएं नासिका को बंद करें और बाएं से श्वास भरें, दाएं से छोड़ें, फिर दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। बाएं से लेकर और बाएं पर ही हमने छोड़ा तो ये हमारा एक चक्कर पूरा होगा। ऐसे ही आपको लगातार करते जाना है। अनुलोम विलोम जब भी हम शुरू करेंगे तो बाईं नासिका से सांस लेते हुए शुरू करेंगे, बाएं से लेके दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। इसी तरीके से करते जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, शरीर में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम ना ठीक करता हो। अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे, उन्हें भी अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज कराना चाहिए। अनुलोम विलोम क्योंकि मस्तिष्क की भी मरम्मत करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपकी बॉडी को रिपेयर करता है। जैसे कपालभाति क्या करता है? क्लीनिंग करता है, क्लीन करता है आपकी बॉडी को, और अनुलोम विलोम रिपेयर करता है सेल के स्तर पर जाकर। शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है और उसको रिपेयर करता है, उसको जीवित करता है। सेल में बहुत सारी सेल रोज मरती हैं, रोज जीवित हो जाती हैं। आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, रक्त में प्लेटलेट्स होती हैं, तो उन सभी की मरम्मत करता है। डेंगू हो गया, प्लेटलेट रह गई, किसी की 6000 रह गई, किसी की 8000 रह गई है, तो उनको बढ़ाने का काम करता है। 1.5 लाख से ऊपर करने का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको शरीर की पुलिस कहा जाता है। जो आपके शरीर के अंदर संक्रमण होता है उसको मारने का काम करती है व्हाइट ब्लड सेल्स। इनकी संख्या बढ़कर 40,000 तक हो जाती है। करें, करते जाएं। ये आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी संक्रमण हो जाता है तो उसको ये लड़कर समाप्त कर देती हैं और फिर से धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में 13,000 से नीचे आ जाती हैं। हाथ थक जाए तो हाथ को चेंज कर ले। हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है, रेड ब्लड सेल्स को स्वस्थ करता है। जब आपके अंदर हेमोग्लोबिन अच्छा होगा तभी आप ऑक्सीजन को सोख सकते हैं। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सोखने का काम करता है।
अनुलोम विलोम करें। बंद हो गया, चल रहा है। करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम मस्तिष्क के लिए। अंगूठों से कान बंद करेंगे। ये मस्तिष्क संबंधी सभी रोगों के लिए, सीजोफीनिया है, ओसीडी है, या आपको एपिलेप्सी है, अनिद्रा है, अवसाद है, उन सभी के लिए। 3 उंगली आंखों पर, एक माथे पर, लंबा गहरा सांस लेकर ओम का उच्चारण करें। अब दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लें और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे उद्गीत प्राणायाम, मानसिक शांति के लिए, आनंद के लिए। अब क्लास के समापन पर शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, आपस में रब करें। आंखों पर रखे हाथ और हथेली के बीच में आंखें खोलकर हाथों को हटा लें। आसन प्राणायाम करने के कम से कम आधा घंटे बाद तक हमें कुछ भी नहीं खाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यदि आपको काम नहीं चलता तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, वरना आधे घंटे तक हमें ना कुछ खाना है ना कुछ भी, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आप सभी को स्वस्थ रखे, धन्य दान से परिपूर्ण रखे। ओम शांति शांति शांति। आपका दिन शुभ।